नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर और परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी लिया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। व्युत्पत्ति शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है व्युत धन पत्ति, बी है बी धन उत्पत्ति, सी है व्युत धन उत्पत्ति और डी है बी धन उत्पत्ति। तो देखिए यह कौन सी संधि है? यह व्युत्पत्ति जो है यड़ संधि है। तो जब यड़ संधि होती है तो बी प्लस उत्पत्ति हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक ना? क्योंकि जब कोई ई या छोटी या बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आता है तो वह किस में परिवर्तित हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना? जैसे व और य मिल करके क्या बना लेगा? आधा य, ठीक ना? आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। मृगनयन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो देखिए मृगनयन, तो जो क्या है यह कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है कि इसमें जो मृगनयन की बात है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के उपमान या उपमेय या विशेषण या विशेष्य का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक ना? इसका जो विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन, ठीक ना? मृग के समान नयन, जहाँ नयन की तुलना किससे की जा रही है? हिरण से या मृग से, ठीक ना? इसलिए कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? घृत, क्षीर, उष्ट्र, अचरज। तो देखिए कह रहा है तत्सम नहीं है। देखिए इसमें जो अचरज है यह क्या है? उद्भव शब्द है। क्या है? उद्भव है, जिसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्य। अचरज का आश्चर्य, ठीक ना? और धृत मतलब घी, क्षीर मतलब खीर और उष्ट्र मतलब ऊँट, ठीक ना? ये जो है तत्सम शब्द है। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। कृपया बैठ जाइए। यह वाक्य अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक या संकेतवाचक। देखिए कह रहा है कृपया बैठ जाइए। जब कृपया आ जाएगा तो यह एक आज्ञावाचक हो जाएगा या प्रार्थनावाचक शब्द हो जाएगा, ठीक ना? कृपया कर रहे मतलब प्रार्थना कर रहे कि आप बैठ जाइए, तो यह आज्ञावाचक या प्रार्थनावाचक हो जाएगा। जिस वाक्यों में आज्ञा, उपदेश, ठीक ना, आदेश, प्रार्थना, अनुरोध का बोध होता है वह आज्ञावाचक शब्द कहलाता है, ठीक ना? यहाँ पर क्या है? विनम्र पूर्वक अनुरोध किया जा रहा है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। आपादान कारक का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? मोहन ने चाकू से सेब काटा, बी है गंगा हिमालय से निकलती है, सी है राजा ने गरीबों को कंबल दिए और डी है बिल्ली छत पर बैठी है। तो देखिए ये जो आपादान कारक का उदाहरण पूछ रहा है, मोहन ने चाकू से सेब काटा, हिमालय गंगा से निकलती है। तो यहाँ पर देखिए हिमालय जो है, गंगा जो है हिमालय से निकलती है। गंगा जो है हिमालय से निकल रही है, हिमालय पर गंगा है, गंगा वहाँ से निकल रही है, तो यही आपादान हो जाएगा, ठीक ना? जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो मोहन ने चाकू से सेब काटा, तो ये तो अलग है, चाकू अलग है, सेब अलग है, ठीक ना? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्प के अनुसार मोहन ने चाकू से सेब काटा, तो ये करण हो जाएगा, करण कारक। और राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक। बिल्ली छत पर है, तो ये क्या हो जाएगा?
अधिकरण कारक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे आप। केतु का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? किरण, ध्वज, आचार, दिशा। केतु, देखिए केतु का जो पर्यायवाची होता है वह ध्वज होता है, ठीक ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वज। केतु का अर्थ होता है झंडा, पताका, ध्वज या निशान, ठीक ना। देखिए किरण का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंशु, मयूख, ठीक ना। आचार का क्या हो जाएगा? गुरु, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 7 होगी देखेंगे। अवर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? प्रवर, लघु, कनिष्ठ, अधम। तो देखिए अवर का क्या हो जाएगा? प्रवर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवर का जो अर्थ होता है निम्न या छोटा होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रवर। प्रवर का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? तो कह रहा है जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव, अग्रसोची। तो ये क्या हो जाएगा? यह अप्रत्याशित हो जाएगा, मतलब आशा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी क्या है? अप्रत्याशित रूप से हो गया। मान लीजिए नदी को पार करना है, किसी व्यक्ति को ये आशा नहीं है कि वो पार कर पाएगा, लेकिन वो पार कर गया, ठीक है, तो वही हुआ अप्रत्याशित। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी पूरी तरह शुद्ध है? विशुद्धि, विदुषी, विदोष, विदुषी, वैदुषी। तो विदुषी जो है यह शुद्ध है, ठीक ना। विद्वान जो है पुरुष लिंग है, और विद्वान का जो स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मदद करने में, साफ मना करना, अंगूठे में चोट लगाना, चिढ़ाना, वीरता दिखाना। तो देखिए इसका अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखा दिया, ठीक ना। तो इसका मतलब हो जाएगा कि मदद करने से साफ मना कर दिया। हम कहीं गए, भाई ये मेरा काम करना है, तो कह दिया कि हम नहीं कर पाएंगे, तो वही अंगूठा दिखा दिया, ठीक ना। उसी को बोलते हैं। अंगूठा दिखाते हो ना आप लोग भी, किसी काम नहीं करना ना करब, देखिए कैसे कर ले। आइए हम रहू कि को बार खम करवावे तो हम करब। तो अगर आपको कोई अंगूठा दिखाया जाए तो ऐसे बोलोगे कि ये अंगूठा दिखैले हो ना, तो यह हम उनके दिखा दे, तो वही अंगूठा दिखाना होता है। प्रश्न नंबर 11 है। हिंदी वर्णमाला में अ और अंग को क्या कहा जाता है? अंग और अ को, तो ये जो कहा जाता है स्वर की व्यंजन अयोगवा संयुक्त अक्षर, तो यह जो कहा जाता है अयोगवा। क्या कहा जाता है? अयोगवा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। उड्डयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन डयन, उत्धन डयन, ऊर्धन डयन, ऊर्धन डयन। तो ये हो जाएगा उत्धन डयन, ठीक ना। उड्डयन यह व्यंजन संधि है। आइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। तिरंगा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो देखिए तिरंगा 3 रंग से है ना, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा, सॉरी द्विगु समास होगा। द्विगु समास में क्या है कि संख्यावाचक होता है, ठीक ना, तो इस कारण यह द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, अपादान, अपादान तो होगा नहीं, करण, कर्म, अधिकरण। तो ये देखिए करण कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक ना, तो करण हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण मूर्धन्य या मूर्धा से बोला जाने वाला है? च, ट, त, प। तो किससे बोला जाएगा? मूर्धा से कह रहा है,
तो यह जो हो जाएगा ट वर्ग होता है। ट वर्ग क्या होता है? मूर्धा से बोला जाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपेक्षा शब्द का सही विशेषण रूप क्या बनेगा? अपेक्षा का जो बनेगा विशेषण जो होगा, ऑप्शन नंबर 1 अपेक्षीय, अपेक्षीय, अपेक्षित, अपेक्षक, अपेक्षिक। तो देखिए अपेक्षा का जो हो जाएगा विश्लेषण अपेक्षित होता है, ठीक ना। तो अपेक्षित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अपेक्षा भावात्मक भाववाचक संज्ञा है जिसमें ई तक प्रत्यय लगा देते हैं तो यह विशेषण हो जाता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। सदाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सद, सत, सदा, सद। तो देखिए सदाचार में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखिए जो खिड़की है ना ये देशज है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। दरवाजे पर कोई खड़ा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई है ना अनिश्चयवाचक हो जाएगा। पता नहीं कौन है, अनिश्चय निश्चित नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक ना। कहे कोई खड़ा है, मम्मी कोई खड़ा है, पापा कोई खड़ा है बाहर आकर के, तो अब हमें पता ही नहीं है तो अनिश्चित है ना, ये हमें पता नहीं है कि कौन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। राम पत्र लिखता है, एक कर्मक है। सीता गाना गाती है, ये भी सकर्मक है, ये भी सकर्मक है। श्याम सोता है, वह सेब खाता है, सेब भी खाना सकर्मक क्रिया हो जाएगी, लेकिन वह सोता है, यह क्या हो जाएगा? अकर्मक है। सोता क्या है? कोई कार्य नहीं कर रहा है, ठीक ना। सोना, हंसना, रोना, जागना, ये सब क्रिया क्या होती है? यह जो क्रिया होती है अकर्मक होती है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 21 है। उन्मूलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन, अवमूलन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। तो जो हो जाएगा उन्मूलन का रोपण हो जाएगा विलोम, ठीक ना। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से उखाड़ना या नष्ट करना, जबकि रोपण का अर्थ होता है लगाना या स्थापित करना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। धूसर शब्द किसका पर्यायवाची है? अश्वमेघ, गंधर्व, गधा जिसको बोलता है, अजा। तो धूसर शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह गंधर्व हो जाएगा, ठीक है ना, गधा, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण, अनुधन एषण, अनुधन औषण, अनुधन या अनुधन एषण। तो अन्वेषण का जो हो जाएगा अनुधन एषण होता है, ठीक ना। ये जो यड़ स्वर संधि है, ठीक। आइए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घुटने में दर्द होना, हार स्वीकार करना, दुखी होना, याद करना। तो घुटने टेकने का मतलब होता है कि हार को स्वीकार करना, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखिए कलेजा ठंडा होना मतलब मन को शांति या संतोष मिलना, ठीक ना। किसी मान लो कोई है आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उसके साथ जब बुरा हो जाता है तो आप लोग कहते हैं कि मेरा कलेजा ठंडा हो गया, ठीक बैल हमारे साथी कैले तो नौक साथे बैल, तो वही होता है कलेजा ठंडा होना। नहीं ऐसा सोचना नहीं चाहिए हमारे साथ किया है तो उसके साथ भी वो हो रहा है, तो ये तो गलत है ना। जो हमारे साथ जो गलत हुआ है उसके साथ भी होगा, तो इंसान के रूप में गलत है, लेकिन क्या होता है कि बदला में हमारा उस साथ बैल तो ना उस साथ बैल मजा आई, बस ये बात होता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे 26। भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है? बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों को
बच्चों की सीखने के दौरान आने वाली कमियों और कठिनाइयों को पहचानना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निदानात्मक में यही होता है, पहले निदान करेंगे फिर उपचार करेंगे, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक सहायक क्या है? पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हूबहू याद करना, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। बी है बच्चों को कहानी सुनकर उसे अपने शब्दों में सुनाने के अवसर देना, ठीक है। कठिन शब्द को 10 बार नकल करना है तो एकदम गलत, शूट चार्ट पर याद करना नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 27 हो गया, 28 देखेंगे। भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, ये एक बहुत बड़ी समस्या और बाधा के रूप में, एकदम गलत। शिक्षण प्रक्रिया को रोकने वाले तत्व के रूप में, एक महत्वपूर्ण संसाधन और पूंजी के रूप में, भाषा सीखने की एक व्यर्थ गतिविधि के रूप में। बहुभाषिकता को जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन और पूंजी के रूप में देखी जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। भाषा अधिगम संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? यह बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से होता है। बी है, यह एक सचेतन, नियमबद्ध और औपचारिक प्रक्रिया है जिसके लिए विद्यालय व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम, ठीक बात है। अर्जन जो होता है वो कहीं भी हो जाता है, बिना नियम का भी हो जाता है, लेकिन अधिगम जो होता है एक नियमबद्ध होता है, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। बच्चों में भाषा विकास में अनुकरण की भूमिका का पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? नोआम चॉम्स्की कर है बच्चों के विकास में अनुकरण की भूमिका पर। तो ये चॉम्स्की जो थे ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ये जन्मजात बताए। B.F. स्किनर ये बताए नकल करके बच्चे सीखते हैं, अपने बड़ों के साथ जो बोलता है ना बड़ा, बच्चे भी उसी जैसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं ना, तो वही ये बात बताया है कि नकल करके सीखना, अनुकरण करके सीखना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वर्डों की सही पहचान करना, ऐसा कोई बात नहीं। लिखी हुई पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करना, ठीक है, बहुत तेज़ी से भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पढ़ना एक ग्रहण करना है, ठीक ना, ग्रहण कौशल है। पढ़ना है और सुनना क्या है? ग्रहण कौशल है। प्रश्न नंबर 32 है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका क्या है? सत्र के अंत में लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर पोर्टफोलियो और अवलोकन तैयार करना, सी केवल बहुविकल्पी प्रश्नों का टेस्ट लेना, और डी है बच्चों से पूरी पाठ्यपुस्तक की नकल लिखवाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका पूछ रहा है। बच्चों के भाषा का प्रयोग पर निरंतर पोर्टफोलियो और अवलोकन तैयार करना, ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। 33 है, 32 हो गया है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि की मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मातृभाषा के को मध्यस्थ बनाया जाता है। इनमें बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए सीधे लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। इनमें केवल आता है, कट जाएगा, केवल कट गया। मातृभाषा को मध्यस्थ बनाया जाता है, प्रत्यक्ष विधि में नहीं। इसमें बिना मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए सीधे लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। भाषा के 4 कौशलों में से कौन से 2 कौशल अभिव्यक्तात्मक कौशल कहलाते हैं? मतलब जो सुनना वाला, बोलने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला होता है ना, इसमें सुनना और पढ़ना ये जो है ग्रहणात्मक कौशल है। अभिव्यक्तात्मक जो कौशल है वह 2 को हटा दीजिए। सुनना तो होगा नहीं, बोलना और लिखना
ठीक है, सुनना है जहाँ है, पढ़ना जहाँ कर दो, बोलना और लिखना जो है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। बच्चों में भाषाई विकार जैसे हकलाना या तुतलाना का सामना करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों का मजाक उड़ाना चाहिए, एकदम गलत। उसे कक्षा में बोलने का अवसर बिल्कुल नहीं देना चाहिए, भी गलत। धैर्यपूर्वक सहज भाषाई परिवेश देना चाहिए और बिना झिझक बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहुल सकृत्यायन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य को आदिकाल को वीरगाथा काल जो कहने वाले थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए, इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में 12 प्रमुख वीरगाथा रचना की है, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ठीक ना, ऐसे करके। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। सूफी महाकाव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ और प्रतिनिधि महाकाव्य पद्मावत किसकी रचना है? तो ये देखिए, जो पद्मावत है यह जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक ना। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। आइए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। बुंदेली छरहरी बोली और वीर सततई के अलावा छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण के रचयिता कौन है जो रीतिकाल में वीर रस के कवि थे? तो ये जो है कवि भूषण कौन है? ये कवि भूषण है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 39। प्रसिद्ध उपन्यासकार शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप के लेखक कौन है? जयनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद्र जोशी। तो देखिए, जो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय नामक प्रसिद्ध गद्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। आषाढ़ का एक दिन नामक सुप्रसिद्ध नाटक के नाटककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण। तो कौन है? यह मोहन राकेश है, ठीक ना। आषाढ़ का एक दिन नामक सुप्रसिद्ध नाटक। प्रश्न नंबर 42 है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी चीप की दावत के कहानीकार कौन है? चीप की दावत। तो देखिए, जो है भीष्म साहनी। कौन है? भीष्म साहनी है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिकाओं के संपादक कौन थे जिन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है? कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगनीज जो पत्रिका थे वो कौन लिखे थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे। विभक्त रस का अस्थायी भाव निम्न में से क्या है? तो देखिए, जुगुप्सा या घृणा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। सोरठा छंद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जो सोरठा संदर्भ के क्षेत्र में, सोरठा में क्या होता है कि पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। दोहा में इसी का उल्टा होता है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता वधिकाय वा खाए बैराग जग या पाए बैराग में कौन सा अलंकार है? कनक कनक। तो देखिए, यह यमक अलंकार है, ठीक ना।
एक कनक का अर्थ कुछ और धतूरा होता है, एक कनक का अर्थ सोना होता है। आइए प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मुई मानुष चून। इस दोहे की अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखिए श्लेषम अलंकार है, ठीक है ना। पानी पानी है ना, पानी शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ क्या है? 3 अलग अर्थ हो रहे हैं, ठीक ना। 48 देखेंगे। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय आया आश्चर्य, ठीक ना। 49 देखेंगे। हरिपद कोमल कमल से इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये जो है उपमा अलंकार है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 50 है। मात्रिक छंदों में लघु वर्ण जिसकी एक मात्रा गिनी जाती है का संकेत चिन्ह क्या होता है? तो देखिए इसका जो चिन्ह होता है खड़ी पाई, ठीक ना। और गुरु का ये वाला होता है एच। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।